अभी छोड़ दो, पुष्टू पे नाचना शुरू करो, फिर उसके बाद अंग्रेजी गानों पे नाचने का वक्त आएगा फिर आगे। तो सेम है ये चीज, आपके पास क्या है कि आपने अपने हॉर्टिकल्चर को वक्त के साथ अपडेट करना है, रिवाइव करना है। यानी एक हमारे दरख्त हाईली विगरस, लेस प्रिकॉशस, वुड ही वुड है हमारे दरख्तों में, फ्रूट नहीं है। क्यों नहीं है? यानी इतने बड़े दरख्त हैं, अखरोट के जितने हैं, तो हमारे चेरी के दरख्त हैं, हमने क्यों रखे हैं? और फिर एक और सवाल यहाँ से आया था, गदर से किसी भाई ने किया था कि यार हम हाई डेंसिटी पे जाते हैं तो फिर उस ऑर्चर्ड को फ्रूटनिंग पे लाने के लिए इट विल टेक 5 to 7 years, इट विल टेक 5 to 7 years। नहीं भाई, अब अगर आप गजीला सीरीज पे जाते हो, G6 G9 G26 पे चले जाते हो तो वेरी फर्स्ट ईयर फ्रूटनिंग होगी, और वो पौधे आपने 4-4 फीट पे लगाने हैं, 5-5 फीट पे लगाने हैं। कोई सूख जाता है कोई इशू नहीं है, आप अपने पास नर्सरी रखें, नर्सरी से उठा के उसके ऑल्टरनेट पौधा वहां तो उसका सब्स्टिट्यूट लगा दें, आपका सिस्टम चलता रहेगा। मसला तो तब है ना कि वो अखरोट का जितना दरख्त है वो सूख जाता है, तो वहां उसके जैसे दरख्त पैदा करने में मुझे 11 साल और लगने होते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हाई डेंसिटी की तरफ जल्दी से उस पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रूट स्टॉक इंपोर्ट किया जाए, और जो हमारे इदारे हैं, इनेबलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो इस रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई करके फार्मर तक पहुंचा सके। और फार्मर की भी यह जिम्मेदारी है, एक दफा रूट स्टॉक उसके पास आ जाता है तो उस रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई करना तो रॉकेट साइंस नहीं था। एग्रीकल्चर हमारे पास तब भी था जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर हमारे पास तब भी था जब हमारे पास मार्क नहीं था। हम तो जानते हैं, बस करते नहीं थे, क्योंकि इदारे आ गए, हम सब उनकी तरफ देख रहे हैं कि यार इदारे हमारे लिए करेंगे। तो करो भाई, आप खुद भी इनिशिएटिव ले लो, स्टार्टअप ले लो, शुरू करो। सर अब आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी आपके स्टोन फ्रूट्स हैं उनके आप हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स लगा सकते हैं, इवन इस तरह का तंबू भी उनके ऊपर लगा सकते हैं पेस्ट से बचाने के लिए। इसके अंदर पंखे भी लगा सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। जो चेरी आपने चाइना के अंदर, वो चेरी फरवरी में भी लेके आते हैं टनल फार्मिंग करके। अगर टनल फार्मिंग करके हम क्यूकम्बर कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, तो चेरी भी कर सकते हैं। बस वो वेराइटीज चाहिए और थोड़ी सी मेहनत चाहिए, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, हमारा वैल्यू चेन इतना नाजुक है, इतना खराब है कि कोई भी बैंक आपको आपके ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए लोन देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक तो रियल चीजों पे काम करते हैं ना, वो तो प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो ग्रांट्स तो नहीं ना देते। तो आप में से किसी को बैंक ने लोन दिया है चेरी का ऑर्चर्ड लगाने के लिए? किसी बैंक ने आपको लोन दिया है कि चलो जी आप डेयरी फार्मिंग का काम करो? दिया है? नहीं दिया। तो मसला यह है कि हमारा वैल्यू चेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए बैंक्स इन्वेस्टमेंट हम पे नहीं करती हैं। थैंक यू सर। दूसरा सर, चूंकि ये डिमांड है कि हम पैकेजिंग पे बात करें, इसके ना चेरी के पैकेजिंग के ऊपर बात करें, तो पैकेजिंग के ऊपर बात करने से पहले एक चीज याद रखें, गंदम आप किस चीज में पैक करते हैं? थैले में। चेरी भी उसमें क्यों नहीं करते हो? समझ है ना, समझ है चेरी को कैसे पैक करना, किस तरह के बॉक्सेस में करना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बैग्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, क्लामशेल्स होते हैं, पनेट्स होते हैं। फिर उसके बाद अभी हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको मैप कहते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन को कम किया जाता है, हर फ्रूट के लिहाज से उसके गैसेस को एक सिस्टमेटिकली परसेंटेज के हिसाब से उसके प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स के अंदर रख के उसकी शेल्फ लाइफ को वो बढ़ाया जाता है। इसी तरह से हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिस पे हमारे पास पाकिस्तान में कहीं पर भी काम होता हुआ मैंने नहीं देखा है। इसके साथ इंटेलिजेंट पैकेजिंग है। इंटेलिजेंट पैकेजिंग का मतलब यह है कि आपने बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी है, उसमें सेंसर होता है, अगर वो ख़राब होने लगती है तो आपके मोबाइल में बीप आएगा भाई कि आपके पैकेज में जो चेरी है वो ख़राब हो रही है। इसको हम इंटेलिजेंट पैकिंग कहते हैं। इंटेलिजेंट पैकिंग हम इस वक्त बड़े कोल्ड स्टोर्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े स्टोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और वहाँ थोड़ा सा भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आ जाती है या कोई चेरी थोड़ी सी ज़्यादा पकती है तो हमें पता चल जाता है कि यार प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इस हद तक तो हमने किया है, लेकिन माइनर लेवल पे पैकेजिंग जो है ना वो कैसी होती है वो मैं आगे बता देता हूँ सर। अब ये
पैकेजिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि इससे स्पॉइलेज नहीं होती है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इसकी ओवरऑल क्वालिटी बढ़ती है और फूड की सेफ्टी होती है। पैकेजिंग इसलिए करते हैं सर। अब प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट आपके पास पैकेजिंग होती है। प्री ट्रीटमेंट का मतलब कि सबसे पहली एक्टिविटी जो है ना वो आपकी हार्वेस्ट होती है। तो हार्वेस्ट करने के लिए आपके पास कोई बकेट्स वगैरह हैं? आपने अपना जरा देखें कि वो हमारे लड़के जो हार्वेस्ट करते हैं वो किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं, आया वो स्टैंडर्डाइज्ड है? अब इदारों से ये भी सवाल है, उस लेबर की ट्रेनिंग कौन कराएगा? फार्मर जितनी भी मेहनत करके अच्छी से अच्छी चेरी बनाए, लेबर तो उसको बर्बाद करेगी ना बाद में। तो उस लेबर को भी ट्रेन करके उसको भी सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है सर। इसके साथ जब वो दरख्त से चेरी उतारी जाती है तो वो किस तरह के कैरेट्स के अंदर पैक होती है और फिर उसको किस तरह से हमने एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर ले जाना पड़ता है। ये याद रखिएगा, जिस तरह से हमारा जिस्म रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर को, इसी तरह से दुनिया का हर फ्रूट टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह से ये पानी गर्मी के साथ गर्म होता है, ठंड होने के साथ पानी ठंडा हो जाता है, इसी तरह से हर फ्रूट टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर रिलीज करता है। अगर आप सुबह के टाइम पे हार्वेस्ट करते हो चेरी, सुबह धूप निकलने से पहले, तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। अगर आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक करते हो तो शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। अगर 3 बजे से 4 बजे तक हार्वेस्ट करते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 घंटे की होती है। सेम क्वालिटी सेम वैरायटी के ऊपर अगर आप काम करके देखोगे तो वो उसको हम कहते हैं फीड हीट। और इस फीड हीट को रिमूव करने के लिए और उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोकने के लिए हमें ये सारी दर्जसरी करनी पड़ती है। उसको कूल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उसको कोल्ड स्टोर में डालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दरख्त इतने छोटे हों कि एक बच्चा भी जाकर के हार्वेस्ट कर सके। अभी तो हम 18 फीट का लेडर लगा के उसके ऊपर भी कुछ रह जाते हैं। हमारे दरख्त तो इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं। तो इस तरह के दरख्तों के साथ हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ठेकेदार हमारे डूब गए गलत असेसमेंट की वजह से। ठीक है सर। एक तो वो पैकेजिंग है जो आप फील्ड से लेकर के फैक्ट्री तक लेके जाते हो, दूसरी पैकेजिंग वो है जो फैक्ट्री से लेकर के आप लेके जाते हो मार्केट तक। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हो तो दो स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। एक वो स्टैंडर्ड है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। मार्केट वाला 1 kg का पैकेजिंग मांगता है, वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस में चाहता है या वो पॉलीथीन के किसी बॉक्स में चाहता है, ये उसकी मर्जी है। आपने उसकी मर्जी के मुताबिक उसके लिए पैकेजिंग तैयार करनी है। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो एक मार्केट की स्टडी करो। मार्केट स्टडी करने के बाद फिर एक्सेप्टेबल अपने ब्रांड के लिए एक एक्सेप्टेबल पैकेजिंग तैयार करो। अदरवाइज आप फिर भी उसमें फिर आप मसले का शिकार हो सकते हो सर। अब ये फाइनल पैकेजिंग है। अब मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, अब केला भी उसमें आ रहा है, सेब भी आ रहा है, टमाटर भी आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म के जो वेजिटेबल्स हैं वो इस तरह के पैकेजिंग में अब आने लग गई हैं। उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, उसके अंदर मौजूद जो चीज़ है उसकी फ्रेशनेस एज इट इज़ ऐसी ही होती है जैसे कि वो अभी अभी हार्वेस्ट की गई हो। तो इसलिए मॉडिफाइड पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। नेक्स्ट हाउ इट वर्क्स, ये टेक्निकल है, ये गैसेस का इशू है, ये मशीनरी का काम है, ये मैन्युअली नहीं हो सकता। किसी खेत में बैठ के बड़े आराम के साथ हम उसको एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग करके हम चीन बेचेंगे या अमेरिका बेचेंगे वाली बात नहीं है। उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरी बिल्डिंग चाहिए, पूरा कोल्ड चेन चाहिए, पूरी पैकेजिंग की मशीनरी चाहिए। और उस पैकेजिंग की मशीनरी के साथ साथ वो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, आप मैन हैंडलिंग उसमें बहुत कम होती है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए वो एनर्जी में आप कर सकते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग कर सकते हैं। इसी के साथ माजरत चाहता हूँ, आप जो सुनाना था मैंने सुना लिया, क्या हो गया, मेरा कुछ भी याद नहीं सकते। ठीक है। और अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है,